स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। सबसे पहले आप सभी के बीच में मंचनशील कार्यकर्ताओं का परिचय रखना चाहूंगा। नैन्सी अटल जी, आप मूलतः नालागढ़ सोलन की स्थायी निवासी है। विद्यार्थी परिषद से आपका संपर्क 2017 से है। पूर्व में आप इकाई छात्रा प्रमुख, इकाई सचिव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, जिला संयोजक सोलन, इकाई सह सचिव HQ एवं प्रदेश सह मंत्री जैसे दायित्वों का निर्वहन कर चुकी हैं। वर्तमान में आप हिमाचल प्रदेश की प्रांत मंत्री है। आपका केंद्र धर्मशाला है। दिशांत जरियाल जी, आप मूलतः कांगड़ा ज्वाली के स्थायी निवासी हैं। विद्यार्थी परिषद से आपका संपर्क वर्ष 2018 से है। आपकी शिक्षा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से विधि विभाग में तृतीय वर्ष में चल रही है। पूर्व में आप ज्वाली महाविद्यालय इकाई अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, नूरपुर जिला संयोजक, HQ इकाई प्रिंट मीडिया सह प्रमुख, HQ इकाई उपाध्यक्ष जैसे दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। वर्तमान में आप प्रदेश सह मंत्री हैं। सानिया शर्मा जी, आप मूलतः बिलासपुर की स्थायी निवासी हैं। विद्यार्थी परिषद से आपका संपर्क वर्ष 2022 से है। आपकी शिक्षा राजकीय कन्या महाविद्यालय से BA तृतीय वर्ष में चल रही है। पूर्व में आप RKMV इकाई सोशल मीडिया संयोजक, जिला सोशल मीडिया सह संयोजक जैसे दायित्वों का निर्वहन कर चुकी है। वर्तमान में आप RKMV इकाई अध्यक्ष व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। नमस्कार, अक्षय ठाकुर, मूलतः जोगिंदर नगर मंडी का स्थायी निवासी हूँ। विश्वविद्यालय से LLB तृतीय वर्ष में मेरी पढ़ाई चल रही है। प्रदेश मीडिया संयोजक ऐसा मेरा दायित्व है। जैसे कि आप सभी को आज इस प्रेस वार्ता में बुलाया गया है, आज का विषय आप सबके सामने थोड़ा सा मैं रखना चाहूंगा कि विद्यार्थी परिषद का अभी रिसेंटली गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय अधिवेशन जो है 17वां राष्ट्रीय अधिवेशन जो है संपन्न हुआ, जिसमें अनेकों प्रस्ताव जो विद्यार्थी परिषद द्वारा पारित किए गए। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश का वर्तमान परिदृश्य है, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे हिमाचल प्रदेश में बढ़ता नशा हो या फिर बेरोजगारी हो, ऐसे मुद्दों को लेकर जो आज जो है विद्यार्थी परिषद इस प्रेस वार्ता में आप सबके सामने आई है। इस विषय को पूरा आपके सामने रखने के लिए मैं नैन्सी जी से आग्रह करूंगा। पहले तो आप सभी प्रेस बंधुओं का, भाइयों का, बहनों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ कि आप इतने कम समय में हमारी नोटिफिकेशन जारी होती है और आप इतने कम समय में आप हमारा सहयोग देते हैं और इतनी भारी संख्या में आप हमारे बीच आते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो इसी के साथ जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है, जो 17वां राष्ट्रीय अधिवेशन हमारा गुरु गोरखनाथ जी की धरती पर संपन्न हुआ, जो माँ अहिल्या बाई होलकर जी, उनको याद करते हुए उनकी भव्य शोभा यात्रा इस अधिवेशन में भी संपन्न होती है। हाल ही में इस अधिवेशन में पूरे देश भर से प्रतिनिधि आते हैं। उस अधिवेशन में लघु भारत के दर्शन देखने को मिलते हैं। अनेकों हमारे जो प्रतिनिधि आते हैं वो अपना कल्चर, अपने प्रदेश का कल्चर हमारे बीच रखते हैं। उस कल्चर को देखने का मौका हमें उस राष्ट्रीय अधिवेशन में मिलता है। इसी के साथ जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है, इसमें हर वर्ष डॉक्टर यशवंत राय केलकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जो समाज में अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज को प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। उन व्यक्तियों को इसमें जो सेवा भाव में लगे हुए हैं पूरे देश में, उनको सम्मानित किया जाता है। इसी के साथ इस बारी जो राष्ट्रीय अधिवेशन में इस डॉक्टर यशवंत राव केलकर जी का जो पुरस्कार दिया गया, वो मिस्टर दीपेश नायर जी को दिया गया। दीपेश नायर जी की अगर मैं बात करूं, दीपेश नायर जी जो डिसेबल स्टूडेंट है, उनको शिक्षा देने का काम करते हैं, उनको पढ़ाने का काम करते हैं निःशुल्क। दीपेश नायर जी को इस बार ये पुरस्कार योगी जी द्वारा दिया गया। इसी के साथ इस अधिवेशन में हमारे 5 प्रस्ताव पारित होते हैं। जो पहला प्रस्ताव है वो मणिपुर की जो हिंसा है उसके समाधान हेतु जो हमारी सरकार है वो उसको कदम उठाए। मैं अगर मणिपुर की बात करूं, मणिपुर में जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ की जो व्यक्ति हैं, वहाँ पे हिंसा हो रही है। तो उसी के साथ उसे जो मणिपुर के लोगों, वहाँ का जो माहौल खराब हो रहा है, उसी के लिए जो वहाँ के लोगों को बचाने का काम वो प्रदेश सरकार, वहाँ की प्रदेश सरकार करे और केंद्र सरकार भी इसमें अपना योगदान दे। इसी के साथ अगर मैं बात करूं दूसरे प्रस्ताव की, जो अनुसूचित शुल्क वृद्धि है, जो हम देखते हैं कि पूरे भारत में प्राइवेट इंस्टीट्यूट बढ़ते जा रहे हैं। इसी के साथ कई ऐसे हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी है, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है, जिनकी फीस वृद्धि वो बढ़ती जा रही है। वो फीस वृद्धि इतनी बढ़ गई है कि वो प्राइवेट जो कॉलेजेस है, प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज है, उनके बराबर पहुंच गए हैं।
अगर मैं बात करूं, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है और जो फीस वृद्धि है वो बढ़ती जा रही है। तो इसी के भी ये भी प्रस्ताव वहां पे पारित होता है। इसी के साथ में बात करूं, हम देखते हैं कि हमारे देश में हमारे जो खान पान है हमारा, उसमें कितनी मिलावटी वस्तुएं आ गई है। अब दिवाली की ही बात करें, दिवाली पे कितनी मिलावटी मिठाइयां होती है, लेकिन दिवाली की ही बात पर नहीं जाएंगे। आजकल इतना मिलावटी वस्तुओं का प्रयोग किया जा रहा है जिसमें कि हमारे जो देश के लोग हैं उनके जो स्वास्थ्य है वो खराब होता जा रहा है। इसी को लेकर एक प्रस्ताव वहां पे ये पारित होता है। अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में जब प्रदेश सरकार आती है तो वो 10 गारंटियों का वादा करती है। 10 गारंटियां वो तो धरातल पर ना निकाल पाना वो एक शर्मनाक है इस प्रदेश सरकार के लिए। जब प्रदेश सरकार जैसे ही सत्ता में आती है, 460 जो हमारे 460 शिक्षण संस्थान है उनको आते ही वो बंद कर देती है। अगर मैं बात करूं प्रदेश सरकार की, तो प्रदेश सरकार जो ये शिक्षण संस्थान बंद करती है, जो दूर दराज से हमारा एक छात्र पढ़ने आता है, जो बसों में धक्के खाता है और यहाँ पर अपने निजी लगते एक शिक्षण संस्थान में पढ़ने आता है, तो उसी के लिए वो स्कूल खोले गए थे। लेकिन सुक्खू सरकार, ये प्रदेश सरकार, शिक्षा विरोधी सरकार, मैं इस सरकार को बोलना चाहूंगी, ये सरकार आते ही 460 शिक्षण संस्थान बंद कर देती है। इसी के साथ मैं बात करूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए, जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश को सौगात ये मिलती है तो हर एक विद्यार्थी में खुशी का माहौल होता है कि हिमाचल प्रदेश में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुलेगी। 2009 से 2024 होने को आई, लेकिन आज तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अपना भवन नहीं मिला। सेंट्रल यूनिवर्सिटी या तो कहीं शाहपुर में चल रही है, या तो देहरा में चल रही है, या फिर धर्मशाला में चल रही है। आंगनबाड़ी की तरह ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी चल रही है। जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए 30 करोड़ केंद्र सरकार बोलती है, तो 30 करोड़ तो छोड़ो, जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए 15 करोड़ के लिए बोलती है तो प्रदेश सरकार को 15 करोड़ भी नहीं दे पाती। ये बड़ी शर्म की बात है कि प्रदेश सरकार ऐसी चीजें, शिक्षा विरोधी चीजें कर रही है। अगर मैं बात करूं एसपीयू की, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी प्रदेश का दूसरी प्रदेश यूनिवर्सिटी हमारे लिए एक सौगात हुई थी। मैं पूछना चाहूंगी प्रेस के माध्यम से प्रदेश सरकार से कि वहां के पिछले जो वहां के मुखिया थे वो वहां से है, तभी आपका एसपीयू से कोई ऐसा रिश्ता तो नहीं है कि वहां से जयराम जी है तभी आप उस यूनिवर्सिटी के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगी कि जब एसपीयू की बात होती है तो हम खुशी मनाते हैं कि एक दूसरा प्रदेश विश्वविद्यालय हमारे को मिलता है। हमारे जो दूर दराज के जो हमारे छात्र है वो वहां पढ़ने आते हैं, लेकिन वहीं पे फिर से एसपीयू के साथ सौतेला व्यवहार होता है। और वहां की अगर मैं बात करूं हॉस्टल्स की या फिर बिल्डिंग्स की, उसको भी सुक्खू सरकार, प्रदेश का मुखिया उसको भी प्राइवेट कॉलेजेस को देने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहूंगी कि इतना सौतेला व्यवहार एसपीयू के साथ क्यों हो रहा है। इसी के अगर मैं बात करूं प्रदेश में नशे की, हम देखते हैं कि हमारा जो साथ लगने वाला पंजाब राज्य है वो पहले उड़ता पंजाब के नाम से जाना जाता था। अब उड़ता पंजाब तो छोड़ो, अब तो हिमाचल प्रदेश भी उसी पे है कि हिमाचल प्रदेश भी उड़ता हिमाचल के नाम से जाना जाता है। जो पंजाब के साथ लगते क्षेत्र है उसमें नशा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि रोज की एक खबर आती है कि एक व्यक्ति की मौत हुई चिट्टे के ओवरडोज से। मैं पूछना चाहूंगी प्रदेश सरकार से कि आप किस गहरी निंद्रा में सोए हुए हैं कि आप उस माँ का दर्द भी नहीं देख पा रहे कि कैसे वो एक अपने पुत्र को बड़ा करती है और वैसे ही उसको विदा कर देती है, कुछ बिना उसका कुछ देखे बिना। तो मैं पूछना चाहूंगी कि क्यों आप ऐसे गहन निंद्रा में सोए हुए हैं कि रोज एक ना एक मौत ऐसे चिट्टे की ओवरडोज से हो रही है। अगर मैं बात करूं प्रदेश में जो इतना क्राइम रेट बढ़ा है,
वो सिर्फ नशे के कारण बढ़ा है। अगर हम पालमपुर की बात करें, जब हम पालमपुर की बात करते हैं, वो सबसे पहले हमें दराट कांड वो हमारे स्मरण में आता है। अगर मैं बात करूं, जो वो व्यक्ति था वो भी उस टाइम नशे में धुत था। तो इतना जो क्राइम रेट बढ़ रहा है वो नशे के कारण कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो इसी के साथ मैं पूछना चाहूंगी प्रदेश सरकार से कि वो क्यों इतनी गहन निद्रा में सोए हुए हैं कि हमारा जो युवा है वो नशे में धुत है, क्यों आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। अगर मैं बात करूं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आती है, तो प्रदेश सरकार उस टाइम वादा करती है कि सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लागू करेंगे, लेकिन 2024 होने को आता है, 2025 भी आ गया, कुछ ही दिनों में 2025 भी आ जाएगा, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी तक कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। तो मैं पूछना चाहूंगी प्रदेश सरकार से ये भी कि क्यों न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लागू नहीं कर पा रहे हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करूं एचपीयू के स्थायी कुलपति की, हम देखते हैं कि घर में अगर हमारा कोई मुखिया ना हो तो वो घर चलाना मुश्किल हो जाता है। हम बात करें एचपीयू की, तो एचपीयू में कितने ही वर्ष हो गए वो अपने मुखिया की राह देख रही है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो बिना मुखिया के नहीं हो पाते, लेकिन सुप्पू सरकार, प्रदेश सरकार गहन निंद्रा में ही है, अपनी राजनीति रोटियां सेक रही है कि वो अपना एक स्थायी कुलपति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को नहीं दे पाती है। मैं बोलना चाहूंगी प्रेस के माध्यम से कि आप अपनी राजनीति रोटियां सेकना बंद करें और एसपीयू पे भी नजर डालें और सीयूएच पे भी नजर डालें, और शिक्षा विरोधी सरकार जो आप बन चुके हैं, अगर आपने इसको ठीक नहीं किया तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी और विधानसभा घेराव करने से भी नहीं टलेगी, और जो भी खामियाजा होगा वो प्रदेश सरकार को भुगतना होगा। धन्यवाद।